यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास शुरू कर दें। तो हम क्या पढ़ रहे थे? पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की क्या पावर है और इन पावर में हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया था? तो देखो, इसमें हमने जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार के तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट में हमने पावर को कहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है? एक तो हो गया आपका एग्जीक्यूटिव पावर, एक लेजिस्लेचर और एक हो गया जुडिशरी। तो इनमें हमने एग्जीक्यूटिव पावर को कंप्लीट कर लिया है। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या आता है? कार्यपालिका की शक्तियों में क्या आता है बताएं। यस, गुड। ये इसमें एक तो अपॉइंटमेंट आते हैं कि भारत का राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है। अब बताओ, अपॉइंटमेंट किस किस का करता है? ऑफिसर और हाँ, इसी में आ गया ऑफिसर। कमीशन, गुड। कि भारत का राष्ट्रपति कुछ बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता है और इसके साथ साथ ही कमीशन की नियुक्ति करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की संसद के संबंध में क्या पावर है? एनीवन, कोई भी दो चार पावर बताएं। गुड। ये डिजॉल्व कर सकता है, डिजॉल्व ऑफ लोकसभा। नाइस। इसके बाद अब जॉइंट सेटिंग, गुड। ये संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट, आप वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। गुड, वीटो पावर है इसके पास। यू क्या कहते हैं इसको? ऑर्डिनेंस पावर। तो ये पावर थी। भारत के राष्ट्रपति संसद में भी अपने बहुत सारे पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अब बात आती है जुडिशरी में भारत का राष्ट्रपति क्या पावर रखता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारत का राष्ट्रपति जुडिशरी में क्या पावर रखता है। तो जुडिशरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि भारत के राष्ट्रपति की जुडिशरी के संबंध में क्या पावर है। तो यहां मैं आपको बता दूं, जुडिशरी का मतलब हम क्या ले रहे हैं। जुडिशरी का मतलब एक तो हम ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और दूसरा ले रहे हैं हम हाई कोर्ट। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करेंगे जुडिशरी में। अब यहां देखो, भारत के राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या पावर है, क्या कर सकता है भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। दूसरी पावर आती है आपकी आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 और आर्टिकल 72 में आता है पार्डोनिंग पावर। पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, किसी भी पनिशमेंट को, किसी भी सजा को माफ कर सकता है। समझेंगे कौन सी सजाएं हैं। और एक पावर और है जो आर्टिकल 143 में है। 143 में क्या है? कंसल्टिंग पावर है। कंसल्टिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि भारत का राष्ट्रपति कंसल्ट कर सकता है। किससे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति अपना परामर्श कर सकता है। ये तीन पावर आती है आपकी जुडिशरी पावर में। पहली पावर आ गई कि कोर्ट के संबंध में भारत के राष्ट्रपति की क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। दूसरा है आर्टिकल 72 कि किसी भी सजा को जो कोर्ट ने सुनाई है उस पर भारत का राष्ट्रपति माफ कर सकता है, कुछ और कार्य कर सकता है।
आर्टिकल 143 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को जब जरूरत पड़ती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी कंसल्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भारत का राष्ट्रपति क्या करता है। तो देखो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट का नाम है, जो अपन ने पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि भारत का राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। किसका अपॉइंटमेंट कर सकता है? जजेज का, न्यायाधीशों का। ये न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कौन से न्यायाधीश? तो यहां देखो दोनों कोर्ट की मैं समझा रहा हूं आपको। एक तो होते हैं चीफ जस्टिस, ये तो हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसा ही चीफ जस्टिस कहाँ होगा? ये हाई कोर्ट में हो गया। लेकिन चीफ जस्टिस के अलावा और भी तो जज होते हैं। तो एक तो बेंच हो गया चीफ जस्टिस एंड अदर जज, चाहे वो हाई कोर्ट के हों और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के अदर जस्टिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दूसरा पॉइंट आता है कि जब चीफ जस्टिस नहीं हो, किसी भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं हो, उसकी पोस्ट खाली है, तो ऐसी स्थिति में एक कार्यकारी, एक टेम्पररी कार्यकारी न्यायाधीश बनाया जाता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चाहे सुप्रीम कोर्ट में बने या हाई कोर्ट में बने, दोनों तरह के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। बात समझ में आ रही है? तो सुप्रीम कोर्ट में जज और हाई कोर्ट के जज, दोनों जजों को अपॉइंट करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये तो हो गए जो रनिंग जजेज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर चीफ जस्टिस नहीं हो, पद खाली है, या फिर अदर जज का पद खाली है, तो भारत का राष्ट्रपति उस पद पर कोई काम चलाने के लिए न्यायाधीश को बिठा सकता है, जिसको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। तो ये कार्यकारी टेम्पररी चीफ जस्टिस, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात है, ये पावर है सिर्फ और सिर्फ कौन सी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को अपॉइंट करने की। तो ये किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आर्टिकल 72 के अंदर। 72 के अंदर बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। आर्टिकल 72, अब देखो आर्टिकल 72 में क्या आता है। आर्टिकल 72 में एक तो सिंपल हम समझेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो किसी भी सजा को लेकर वो क्या पावर रखता है। तो ये 4-5 प्रकार की पावर हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति सजा को कम करेगा, माफ करेगा, बदलेगा, क्या करेगा। एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा हम समझेंगे कि ये जो सजाएं हैं, ये जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट के टाइप कितने हैं, कितने प्रकार का पनिशमेंट मिलता है अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता 2023। तो यहाँ पे संविधान के अलावा थोड़ी सी बातें हम बीएनएस 2023 की समझेंगे कि बीएनएस 2023 के हिसाब से कितने प्रकार का पनिशमेंट डिसाइड किया गया है। इसके बाद बात करेंगे थोड़ी सी कि पनिशमेंट कौन देगा, पनिशमेंट पावर, कि अकॉर्डिंग टू बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से पनिशमेंट कौन प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जज के पास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, इसके अलावा सेशन जज, इसके अलावा मजिस्ट्रेट, इनके पास क्या क्या पावर है कि वो कितनी कितनी सजा दे सकते हैं। वो कितना जुर्माना लगा सकते हैं, कितना पनिशमेंट कर सकते हैं, 1 साल से लेकर और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक। तो ये चीज़ें हैं पनिशमेंट पावर की। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें कैपिटल जो पनिशमेंट दिया गया है उसको लेकर कुछ नई आइडियोलॉजी आई है, नई नई अलग अलग विचारधारा आई है। किसी केस में ये भी बताया गया कि मृत्युदंड देना संवैधानिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके अलावा कुछ केसेस में ऐसे भी बताया गया कि क्या मृत्युदंड की जगह हम आजीवन कारावास दे सकते हैं, क्या आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं। ये कुछ केसेस में डिसाइड होंगे, तो हम कुछ केसेस के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 72 एक ब्रॉड आर्टिकल है,
जिसके तहत हम प्रेसिडेंट की पावर को पढ़ेंगे। पनिशमेंट कितने प्रकार का होता है, यहाँ बीएनएस को ले आऊंगा मैं बीच में, थोड़ी बीएनएस की बातें बता दूंगा आपको। पनिशमेंट वाले में भी बीएनएस की बातें चलेंगी, और केसेज में तो सुप्रीम कोर्ट का नाम आ ही रहा है। तो देखो, सबसे पहली बात कि भारत के राष्ट्रपति 72 के तहत किसी भी सजा को अगर कम करता है, माफ करता है, तो वो क्या क्या उस पनिशमेंट को लेकर कार्य कर सकता है। तो इसको समझते हैं अपन कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सजा को या तो माफ कर देगा, पार्डोन कर देगा। पार्डोन का मतलब होता है पूरी तरह माफ, पूर्णतः माफी। पूर्णतः माफी का मतलब होता है कि उसको कंप्लीटली बाहर निकाल देना। जो भी सजा दी है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो या कठोर कारावास हो, उसको पूरी तरह सजा से मुक्त करके घर भेज देना, ये क्या कहलाता है, पार्डोन करना। तो ये काम सिर्फ कौन कर रहा है, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ कर देता है, और इसको क्या बोलते हैं, पार्डोन पावर, क्षमा याचना। दूसरी शब्द आता है आपके सामने रिप्राइव। रिप्राइव को हिंदी में कहते हैं प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है कि अगर एक बार सजा दे दी है, जैसे मृत्युदंड दे दिया है, किसी को फांसी की सजा दे दी है, तो फांसी की सजा को कुछ समय तक रोका जा सकता है, अस्थायी रोकना। तो प्रविलंबन का मतलब होता है रोकना होता है, कुछ टाइम के लिए फांसी को रोक देना है, ये रिप्राइव कहलाता है, प्रविलंबन कहलाता है। इसके बाद तीसरा शब्द आता है आपके सामने रेस्पाइट और रिमिजन। रेस्पाइट और रिमिजन का मतलब होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति में अगर कोई पनिशमेंट दिया गया है, तो उस पनिशमेंट को थोड़ा चेंज कर देना। चेंज करने का मतलब होता है कि अगर किसी को 5 साल की सजा दी है, इसको मतलब होता है सजा को कम करना। किसी भी व्यक्ति को 10 साल की सजा सुना दी, तो 10 साल की सजा को 5 वर्ष कम करके अब उसको कहा जाएगा कि आपको 5 साल जेल काटनी है। यहां मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कुछ से लोगों के दिमाग में ये सवाल चलता है कि जो सजा काटते हैं उसमें डे और नाइट काउंट होते हैं क्या। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिन रात अलग अलग काउंट नहीं होते, दिन रात को मिला के एक दिन काउंट होता है। यदि किसी को 1 साल की सजा दी गई है, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, तो उसको 365 दिन जेल में रखा जाएगा। हाँ, हालांकि इसके अलावा और भी कुछ स्पेशल फैसिलिटीज हैं, जैसे बंदियों को कुछ डिस्काउंट दिया गया है कि कोई भी अगर सजा दी गई है, उसका अच्छा नेचर है, तो उसको 1 साल पहले भी मान लिया जाता है, या बीच में उसको पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। कुल मिला के 1 साल में 9 से 10 महीने जेल में रहते हैं, बाकी 1-2 महीनों की पैरोल मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है। तो दिन रात का बिल्कुल मतलब नहीं है, दिन रात का मतलब एक ही होता है, एक दिन काउंट होगा। अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई है और 10 साल की सजा को कम करके 5 साल कर देना, ये कहलाता है रेस्पाइट करना, कि भारत के राष्ट्रपति ने उस पर विराम लगा दिया है, उसको परिहार कर दिया है। इसके बाद बात आती है सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब निलंबन होता है। इसका अर्थ होता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाई है, और ये सजा कौन सी सुनाई है, कठोर कारावास की सजा सुनाई है, तो कठोर कारावास रिग्रेस इम्प्रिजमेंट को चेंज करके साधारण कारावास में किया जा सकता है। ये हो गया सजा को बदलना। ऊपर का क्या था, सजा को कम करना, और सस्पेंड मतलब सजा को चेंज करके दूसरे पार्ट में जोड़ देना है। जैसे किसी को आजीवन कारावास दिया है तो उसको कठोर सजा में कन्वर्ट कर देना, कठोर सजा दिया है तो उसको साधारण कारावास में कन्वर्ट कर देना है। ये हो गया आपका निलंबन करना। सॉरी, ये जो आपको सस्पेंड मैंने बताया है, ये सस्पेंड यहां आता है परिहार में। तो इसको मैं वापस से एक बार रिकैप कराता हूं आपके सामने कि रेमिट, रेमिट का मतलब होता है कि किसी सजा को कम कर देना। यदि किसी को आजीवन कारावास मिला है तो उसकी सजा को कम करके साधारण कारावास या कठोर कारावास में कन्वर्ट कर देना। किसी को कठोर कारावास की सजा मिली है तो उसको साधारण कारावास में कन्वर्ट कर देना। ये एक पॉइंट आ रहा था आपके सामने, सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब होता है कि उसकी सजा को माफ कर देना एक तरीके से।
सजा किसकी माफ होगी? कोई स्पेशल कंडीशन आए, सिचुएशन आए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति फिजिकल डिजेबल्ड है, विकलांग है, दिव्यांग है, या कोई व्यक्ति या कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी सजा को माफ की जा सकती है। तो देखो मैं आपको वापस से समझाता हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, कोई नहीं, वापस शुरू करते हैं। पार्डोनिंग पावर का मतलब होता है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ कर सकता है। रिप्राइव का मतलब होता है कि भारत का राष्ट्रपति अगर डेथ सेंटेंस दिया है तो उसको कुछ समय के लिए रोक सकता है। तीसरी बात आती है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सजा को कम कर सकता है। 10 साल की सजा को 5 साल कर देगा, 5 साल की सजा को 2 साल कर देगा, 2 साल की को 1 साल कर देगा। सस्पेंड का मतलब होता है कि कोई स्पेशल कंडीशन होगी, स्पेशल सिचुएशन होगी, तो भारत का राष्ट्रपति के पास पावर है कि उसकी सजा को माफ किया जाएगा। और इसके बाद आता है सजा को कम करना। सजा को कम करने का मतलब होता है इन द सेंस कि अगर कोई व्यक्ति को कठोर कारावास दिया है, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना, ये पावर किस में आती है? आपकी रिमीजन में। ये पावर आपका लघुकरण कहलाता है। तो ये काम कर सकता है भारत का राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72 के तहत। तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत ये 5 शक्ति रखता है। वो सजा को माफ कर देगा, सजा पे रोक लगा देगा, अगर मृत्युदंड है तो वो सजा को कम कर देगा, 10 साल से 5 साल कर देगा, ये सजा को सस्पेंड कर देगा, विशेष परिस्थिति है तो सजा को माफ कर देगा। इसके बाद बात आती है कठोर कारावास को बदल के साधारण कारावास में। तो यहाँ सजा बदली जाती है और यहाँ सजा कम की जाती है। ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 में क्या फर्क है। पॉइंट नंबर 3 सजा वही रहेगी, केवल और केवल उसका टेन्यूर कम होगा, उसका अवधि कम होगा। पॉइंट नंबर 5 सजा वही रहेगी, टेन्यूर भी उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी सजा बदल जाएगी, कठोर कारावास से उसे साधारण कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति ये 5 पावर रखता है किसी भी सजा को लेकर। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि भारत में अकॉर्डिंग टू बीएनएस कौन कौन सी सजाएं होती हैं। अगर सजा की बात करें तो देखो, एक तो होता है डेथ, सबसे बड़ी सजा है मृत्युदंड, फांसी। ये किस में बताया गया है? ये बीएनएस में बताया गया है, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन नंबर 4 ये बताता है कि पनिशमेंट कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, सजा के प्रकार। तो सजा के प्रकार कौन कौन से हैं? सजा का प्रकार हो गया एक मृत्युदंड, फांसी, एक आजीवन कारावास, ये दूसरे टाइप की सजा है। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं आजीवन कारावास का मतलब क्या है। कई सिचुएशन में आजीवन कारावास 20 वर्ष माना जाता है और कई कंडीशन में आजीवन कारावास 14 वर्ष माना जाता है। तो ये अलग अलग अपराध है, अलग अलग क्राइम है, उसके बेसिस पे आजीवन कारावास को डिसाइड किया गया है। जनरल मीनिंग लेके चलेंगे कि 20 साल की सजा को आजीवन कारावास कहते हैं या 14 साल की सजा को आजीवन कारावास कहते हैं। इसके बाद बात आ गई इम्प्रिजमेंट यानी कारावास। ये इम्प्रिजमेंट 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कठोर कारावास, कठोर कारावास जिसमें आपको श्रम करना पड़ेगा, और दूसरा होता है साधारण कारावास जिसमें सिर्फ जेल में बंद रहना पड़ेगा। एक कठोर में मतलब कुछ काम दिए जाएंगे आपको, वो टास्क पूरे करने होंगे, और दूसरा होता है सिंपल कारावास, आपको सिर्फ जेल की सजा काटनी है। इसके बाद टाइप नंबर 4 में आता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है अगर आपने इलीगल तरीके से कमाई है तो कोर्ट आदेश दे सकता है आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का, ये भी एक तरीके से सजा है। इसके बाद एक सजा आती है कि आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, तो ये जुर्माना भी एक प्रकार से सजा है। इसके बाद कुछ सजा ऐसी होती हैं जब कैदी का बिहेवियर अच्छा होता है या कैदी ने पहली बार कोई क्राइम किया है, फर्स्ट टाइम अगर ऑफेंडर होता है तो कोर्ट उसको क्या देता है? उसको रियायत देता है। उसकी सजा कुछ टाइम तक उसको जेल में सजा काटनी पड़ती है और कुछ टाइम के बाद उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है और उसको एक सजा सुनाई जाती है कि आपको इसलिए ये बाहर निकाला जा रहा है कि आप अब समुदाय की सेवा करेंगे। तो कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा,
सामुदायिक सेवा ये भी एक तरह का पनिशमेंट है। जो बहुत सारे कैदियों को, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं, उनको जेल से तो कैद तो बंद करके नहीं रखा जाता, उनको छोड़ दिया जाता है। और उनको फिर आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यंग एज में ही बहुत सारे समुदाय की सेवा करते हैं, जैसे जानवरों की सेवा करना, या कोई मोहल्ले की सफाई करना, या फिर हम करें कि कोई जो भी पब्लिक पार्क है वहाँ की गंदगी को दूर करना। ये सारी चीज़ें कम्युनिटी सर्विस में आती हैं। तो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, सज़ा कितने प्रकार की होती है? अगर इस तरीके से देखें, अगर अकॉर्डिंग टू BNS, तो ये होती है 6 प्रकार की। लेकिन इस थर्ड प्रकार में 2 टाइप की सज़ा दी हुई है, कठोर कारावास और साधारण कारावास। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पनिशमेंट 7 प्रकार का होता है। पनिशमेंट 7 प्रकार का कौन सा होता है? एक तो हो गया आपके सामने डेथ, मृत्युदंड, सबसे बड़ी सजा है पनिशमेंट। इसके बाद आजीवन कारावास। आजीवन कारावास इसका मतलब 20 साल की सजा या 14 साल की सजा काटेगा। इसके बाद कठोर कारावास या साधारण कारावास। इसके बाद संपत्ति की जब्ती, ये भी एक कारावास, एक प्रकार की सजा है। इसके बाद जुर्माना, कि आपके ऊपर अगर जज ने जुर्माना लगा दिया है तो वो भी एक तरीके से पनिशमेंट है। और अगर कम्युनिटी सर्विस भी लगा दी है तो वो भी पनिशमेंट है। तो ये टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है। अब बात ये आती है कि ये जो सजा है, ये सजा देने, जो मृत्युदंड की सजा है, जो ये डेथ सेंटेंस है, ये डेथ सेंटेंस कब दिया जाएगा? तो मैं आपको कुछ BNS में लिखे प्रोविजंस बता देता हूं। इसमें एक, अगर आपने मर्डर कर दिया है, किसी की हत्या कर दी है, तो हत्या की सजा फांसी है। यदि आपने किसी की हत्या कर दी है, मर्डर कर दिया है, तो आपको या तो आजीवन कारावास मिलेगा या मृत्युदंड मिलेगा। तो ये मर्डर हो गया। दूसरा, अगर रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया है, किसी महिला का रेप के बाद मर्डर हो जाता है, तो उस क्रिमिनल को सजा दी जाती है मृत्युदंड की सजा। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति टेररिस्ट एक्टिविटीज में जुड़ा पाया गया, आतंकवादी गतिविधियों में जुड़ा पाया गया है, तो उसको भी मौत की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के अगेंस्ट कोई युद्ध का ऐलान करता है या भारत सरकार के खिलाफ जाता है, तो भारत सरकार के खिलाफ की सजा भी मृत्युदंड है। इसके बाद बात आती है कि डकैती के बाद, डाका डालने के बाद अगर किसी को मार दिया जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उस व्यक्ति को सजा सुनाई जाएगी फांसी की। यदि कोई ऐसा बच्चा, छोटा बच्चा जिसको उकसा दिया गया है, जिसको अबेट कर दिया है, क्या करने के लिए? सुसाइड करने के लिए। छोटे बच्चे को अगर आत्महत्या के लिए आपने दुष्प्रेरण किया है, और अगर उसने दुष्प्रेरण मतलब आत्महत्या कर भी ली है, तो उस व्यक्ति को भी सजा कौन सी सुनाई जाएगी? मृत्युदंड की सजा सुनाई। और इसके बाद एक पॉइंट और आता है, अगर छोटे छोटे अपराध होते हैं, जैसे क्राइम, एक ऑर्गेनाइज क्राइम, काफी सारे लोग झुंड बना के, ग्रुप बना के अगर कोई क्राइम करते हैं, और उसको एक साथ अगर कोई घटना घटित होती है, वहां पे किसी की डेथ हो जाती है, तो उस संगठन से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी हेल्प करने वाले लोग हैं, उनको सजा सुनाई जाएगी फांसी की सजा। तो फांसी की सजा, मौत की सजा कब कब सुनाई जाएगी? जब किसी का मर्डर हुआ है, किसी ने मर्डर कर दिया है, या रेप करने के बाद मर्डर कर दिया है। इसके बाद आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा कोई भी मामला है, या सरकार के अगेंस्ट पाया गया है, डकैती के बाद अगर किसी को मार दिया है, किसी छोटे बच्चे को उकसा दिया है और छोटे बच्चे ने फांसी लगा ली है, या फिर संगठित अपराध, कई सारे लोगों ने मिलकर कोई क्राइम किया है और अगर किसी की डेथ हो जाती है, उस व्यक्ति को भी मौत की सजा दी जाएगी। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट, कि अगर किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया है और उसकी फिरौती मांगी जा रही है, तब भी उसको मौत की सजा सुनाई जा सकती। तो ये था वो एरिया BNS के जहां पर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई जा सकती है। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि मृत्युदंड की सजा कौन सुना सकता है, आखिरकार जुर्माना कौन लगा सकता है, तो कौन कौन से कोर्ट के पास अधिकार है जुर्माना लगाने का। तो यहां मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो, एक तो वर्ड सुना होगा आपने जज, एक नाम सुना होगा आपने मजिस्ट्रेट। जज और मजिस्ट्रेट, सबसे पहली बात, जज कहाँ बैठते हैं? सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, हाई कोर्ट में बैठते हैं और डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं। जज को सेशन जज भी कहा जाता है। ये तो हो गए जज, सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जज, यानी जज सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, हाई कोर्ट में बैठते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं। अब बात आती है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं? एक तो होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। एक हो गया आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एक हो गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट है, ये भी आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट है और ये भी आपका, ये हो गया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। जनरली जो एग्जाम लगता है आरजेएस का, एक एग्जाम लगता है आपका एडीजे का, तो एडीजे के द्वारा और आरजीएस के एग्जाम के द्वारा क्या बनते हैं, मजिस्ट्रेट बनते हैं। एडीजे के द्वारा एडिशनल सेशन जज भी बनता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं ये वही बनते हैं, कुछ परसेंट तो यहां से जाते हैं हायर, और कुछ कोटे से, एडवोकेट कोटे से जज बनते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट से जज सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बात समझ में आ रही है। डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। ये वाला थ्रू सीधा एग्जाम के थ्रू बनते हैं। ये आरजेएस जेएम फर्स्ट क्लास होता है, राजस्थान में जेएम फर्स्ट क्लास है, और बाकी राजस्थान के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जेएम सेकंड क्लास है। बात समझ में आ रही है। ये मजिस्ट्रेट हैं और ये जज हो गए। मैं बात करता हूँ सबसे छोटे वाले मजिस्ट्रेट की, जेएम सेकंड क्लास। जेएम सेकंड क्लास, देखो नई जो बीएनएस आया है, नया जो बीएनएस आया 2023, उसमें कुछ सजा को एक्सटेंड किया गया है कि छोटे से छोटा मजिस्ट्रेट 1 साल की सजा सुना सकता है। छोटे से छोटा मजिस्ट्रेट 1 साल की सजा सुना सकता है और किसी भी व्यक्ति पर 10,000 का जुर्माना लगा सकता है। इसके बाद बात आती है जेएम फर्स्ट क्लास की, कि प्रथम श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट होता है वो 3 साल से अधिक सजा नहीं सुनाएगा। उसके पास पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को 3 साल तक की सजा सुना सकता है और 50,000 का जुर्माना लगा सकता है। इसके बाद बात आती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये किसी व्यक्ति को अधिकतम 7 साल की सजा सुना सकता है और जुर्माना कितना भी लगा सकता है, कितना भी हो सकता है। तो ये तो हो गई आपकी सजा सुनाने की पावर, कि छोटे से छोटा जज 1 साल की सजा सुना सकता है और जेएम फर्स्ट क्लास के पास पावर है कि वो 3 साल तक सजा सुना सकता है और सीजीएम 7 साल तक सजा सुना सकता है। इसमें जुर्माना जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 10,000 लगा सकता है, ये 50,000 लगा सकता है और ये कितना भी लगा सकता है। 50,000 से ऊपर का जो अमाउंट होता है वो सीजीएम के द्वारा लगाया जाता है। बात आती है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज, ये सेशन जज, देखो डिस्ट्रिक्ट जज जब सिविल के मामले होंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज बन के आएगा और क्रिमिनल के मामले होंगे तो ये सेशन जज के रूप में काम करता है। इसके पास पावर है कि ये मृत्युदंड की सजा सुना सकता है, ये फांसी की सजा सुना सकता है और जुर्माना तो अनलिमिटेड है। तो फांसी की सजा, इनके पास पावर नहीं है फांसी की सजा देने का। फांसी की सजा किसके पास पावर होती है, जज के पास पावर होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई क्राइम होता है, अगर किसी का मर्डर हो गया है तो इन्वेस्टिगेशन यही करते हैं। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन होके ये फाइल यहाँ आ जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास और सजा ये सुनाता है। तो मृत्युदंड की सजा अगर किसी सेशन जज ने सुनाई है तो यहाँ एक कंडीशन है कि वो हाईकोर्ट के द्वारा एक बार मतलब हाईकोर्ट के पास पुष्टि के लिए भेजा जाता है, वेरीफाई करने के लिए भेजा जाता है अगर किसी सेशन जज ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है तो। और ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो अनलिमिटेड पावर है, ये किसी भी व्यक्ति को कोई भी सजा सुना सकते हैं, कितना भी जुर्माना लगा सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। पनिशमेंट पावर मतलब भारत में ये वाला जो प्रोसीजर है उसमें किस जज को, किस कोर्ट को कितना पनिशमेंट लगाने का पावर दिया है। तो देखो 1 साल की सजा सबसे छोटे वाला जज सुना सकता है। राजस्थान में ये है नहीं तो जुडिशियल फर्स्ट क्लास के पास पावर रहेगा कि वो किसी भी व्यक्ति को 3 साल तक की सजा सुना सकता है। सीजीएम का मतलब ये 7 साल तक की सजा सुना सकता है और ये आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा सुना सकता है। और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो अनलिमिटेड पावर रखते हैं जुर्माना पे और आपके पनिशमेंट पे। बात समझ में आ रही है। यहाँ एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि बीएनएस में पनिशमेंट के साथ साथ एक शब्द और लिखा हुआ है, फाइन। कुछ सेक्शन ऐसे हैं अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो वो जेल भी काटेगा और जुर्माना भी भरेगा, और कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनमें या तो सजा काट लेगा या उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि पनिशमेंट हो जहां पे जुर्माना हो, कुछ जगह जुर्माना भी है, सिर्फ और सिर्फ जुर्माना दो, जेल में जाने की जरूरत नहीं है, जुर्माना भर दिया और वो फ्री हो गया है। तो ये पनिशमेंट पावर थी। भारत में कौन से जज के पास कौन सी पावर है कि वो कितना पनिशमेंट सुना सकता है, कितना जुर्माना लगा सकता है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है। बढ़े आगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से केस आए सुप्रीम कोर्ट से जुड़े
जहां पे मृत्युदंड को, डेथ पेनल्टी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो सबसे पहला केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास 1973 में, 1973 में। 1973 में जो केस आया उसका नाम है जगमोहन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि मृत्युदंड देना एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, मृत्युदंड देना एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में लिखा हुआ है, मृत्युदंड की सजा सुनाई जा सकती है। दूसरा केस आया, सेकंड केस, ये आया 1980 में, बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि मृत्युदंड अगर देना ही पड़े तो रेयरेस्ट टू रेयर केस में दिया जाना चाहिए, दुर्लभतम मामलों में, जब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं हो तब जाके मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। और तीसरा केस आया मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1983 का केस है। यहां भी इस वाले थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया कि रेयरेस्ट केस में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसने कितने क्रूर तरीके से अपराध किया है, उसकी क्या प्लानिंग रही है, कितने दिन से वो प्लान कर रहा था, और जो व्यक्ति जिसके खिलाफ वो क्राइम किया है वो कितना पीड़ित हुआ है इससे, अगर इन पर वेरीफाई करने के बाद तब जाके सजा दी जानी चाहिए मृत्युदंड की। तो ये 3 केस हो गए। इसके बाद आगे केस आता है नंबर 4 पे, 1983 का केस है और ये है मिथु वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में डिसाइड किया कि अगर कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड की सजा सुना दी है तो मृत्युदंड का मतलब मरना ही है, उसका मतलब आजीवन कारावास बिल्कुल नहीं है। तो मृत्युदंड का मतलब मृत्यु है, ना कि आजीवन कारावास। इसके बाद 5वां केस आता है आपके सामने 1988 का, केहर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत कि जो मर्सी पिटिशन है, जो दया याचिका है जिस पर राष्ट्रपति बचाव का पक्ष रखता है, दया याचिका मौखिक नहीं होगी, ये लिख के दी जाएगी। बात समझ में आ रही है कि भारत अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना दी है तो वो व्यक्ति लिखित में अपनी सजा को माफ कराने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख सकता है। तो मौखिक नहीं होगा, लिखित होगा। और अगर राष्ट्रपति ने उसकी सजा को माफ कर दिया है तो इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। माफ कर दिया तो कर दिया। लेकिन भारत का राष्ट्रपति क्या अकेले माफ कर सकता है? नहीं, वो कैबिनेट की सलाह पे ये काम करेगा। तो ये 3 सिद्धांत आपके सामने आए केहर सिंह केस में, जो 1988 का केस है। इसके बाद आता है शत्रुघ्न चौहान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2014, कि अगर भारत के राष्ट्रपति के पास जो मर्सी पिटिशन गई है, जो दया याचिका गई है, उसमें अगर देरी हो रही है तो देरी होना मृत्युदंड को कन्वर्ट कर सकता है आजीवन कारावास में। इसके बाद बात आती है पप्पू सिंह केस में, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें 7 साल के बच्चे के साथ बलात्कार हुआ और कोर्ट ने उसको मृत्युदंड की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उसको चेंज करके क्या सुना दिया? आजीवन कारावास। क्योंकि मृत्युदंड की सजा सुनाना फाइनल सॉल्यूशन नहीं था, कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा उसको जेल में रखा जाए ताकि उनका जो क्राइम करने का पैटर्न है वो या तो किस उससे इम्पैक्ट होकर समाज के 2-4 लोग भी अगर सुधर जाएं, लंबे समय तक जेल में पड़ा रखेगा तो इससे फायदा मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये था आपका 7वें नंबर का केस। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में आर्टिकल 72 को पढ़ा है। आर्टिकल 72 बहुत ही खास है कि भारत के राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है, कि वो किस किस बेस पे सजा को माफ कर सकता है, कौन कौन से ऐसे जज हैं जो सजा सुनाने का अधिकार रखते हैं, और कौन कौन से ऐसे मामले हैं, कौन कौन से ऐसे क्राइम हैं जहाँ पे मौत की सजा सुनाई जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे कौन कौन से केस आए जहाँ पर मौत की सजा को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 72 का मतलब भारत का राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री की सलाह मतलब कैबिनेट की सलाह। बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल 72 मेरी तरफ से क्लियर है। आर्टिकल 124 हमने पढ़ा, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज बैठते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या अदर जस्टिस हो, उसको अपॉइंट कौन करेगा? उसको अपॉइंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। यस, क्लियर। तो आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा आर्टिकल 143 कि क्या भारत का राष्ट्रपति किसी सजा कोई से भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है क्या, और अगर सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट किया है तो कितने मामलों में कंसल्ट किया है। इसका एक बार रिवाइज कराएं। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आपको।
हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था कि भारत के राष्ट्रपति की पावर क्या है, और हम कौन सी पावर पढ़ रहे थे? जुडिशियल पावर। संसद के संबंध में पावर और कार्यपालिका के संबंध में पावर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमने समझा था कि जुडिशरी में भारत का राष्ट्रपति क्या पावर रखता है। जुडिशरी में भारत का राष्ट्रपति जजों को अपॉइंट करने की पावर रखता है, दूसरा किसी भी सजा को माफ करने की पावर रखता है, और तीसरा वो राष्ट्रपति से सलाह भी ले सकता है जुडिशरी के रिगार्डिंग। तो पहला पॉइंट आया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज कौन अपॉइंट करेगा? भारत का राष्ट्रपति। और दूसरा पॉइंट आया क्षमा, किसी भी सजा को माफ करने का। और तीसरा आया कि राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि आर्टिकल 72 जो होता है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति सजा को किस किस तरीके से माफ कर सकता है, फिर सजा क्या होती है, कितने प्रकार की सजा होती है, पनिशमेंट कौन दे सकता है, और कौन कौन से ऐसे केसेज आए पनिशमेंट को लेकर, डेथ सेंटेंस वाले को लेकर। तो इसमें हमने पढ़ा कि भारत का राष्ट्रपति जो क्षमा करता है वो कितने तरीके से करता है। तो 5 तरीके हैं। पहला तरीका, वो सजा को बाइज्जत बरी कर देगा। दूसरा, कि वो अगर डेथ सेंटेंस है, मृत्युदंड है, तो उस मृत्युदंड को कुछ समय के लिए रुकवा देगा। तीसरी बात आती है कि वो सजा को कम कर देगा। सजा को कम करने का मतलब सजा वही रहेगी जो है जितनी, लेकिन उसकी सजा में टाइम लिमिट को कम कर देगा। अगर किसी को कठोर कारावास की सजा 10 साल की सुनाई है, तो कठोर कारावास 10 साल की जगह कठोर कारावास 5 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद सस्पेंड की बात आती है। सस्पेंड की बात आती है कि अगर वो स्पेशल कोई सिचुएशन है, स्पेशल अगर कोई कंडीशन है, तो उसको बेस बनाकर भारत का राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। और कंडीशन 2 थी, एक तो डिजेबल्ड और दूसरा था प्रेगनेंसी। इसके बाद बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो किसी भी सजा को कम कर सकता है। कम करने का मतलब होता है यहाँ पे बदलना। तो यहाँ हो गया सजा को बदलना, तो ये बदलने के हिसाब से याद रखेंगे, और ये हो जाएगा सजा को कम करना। बदलना मतलब अगर किसी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है, तो उसको साधारण कारावास में उतने ही साल जेल में निकालने पड़ेंगे। यहाँ क्या था, जेल की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, 10 साल है तो 5 साल हो जाएगा। यहाँ 10 साल है तो 10 साल ही रहेगा, लेकिन सजा का नेचर बदल जाएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा कि सजा कितने प्रकार की होती है भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। तो सजा 6 प्रकार की होती है। एक डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा होती है। दूसरा आजीवन कारावास होता है, आजीवन कारावास को 20 साल या 14 साल लेके चलेंगे अपन। एक कारावास होता है, कठोर कारावास और साधारण कारावास। कठोर कारावास में उसको कोई ना कोई श्रम करना पड़ेगा, लेबर काम करना पड़ेगा। साधारण कारावास में उसको सिंपल उतने दिन जेल में बिताने हैं। एक संपत्ति को अगर जब्त कर लिया है तो वो भी एक तरीके की सजा है, और एक जुर्माना अगर उस पर लगा दिया है तो वो भी सजा है, और समुदाय की सेवा करने को उसको कहा गया है तो वो भी सजा है। इसके बाद हमने समझा कि सजा कौन दे सकता है, मृत्युदंड की सजा कब दी जाती है। तो मृत्युदंड की सजा देने के ये कुछ पैरामीटर हैं। अगर मर्डर किया है किसी ने तो मृत्युदंड की सजा मिल जाएगी, फांसी की सजा मिल जाएगी। यदि रेप के बाद मर्डर किया है तो फांसी की सजा मिलेगी, और कोई आतंकवादी गतिविधियों में जुड़ा हुआ पाया गया है तो उसको मौत की सजा सुनाई जा सकती है। सरकार के अगेंस्ट अगर किसी ने वॉर किया है तो उसको मौत की सजा सुनाई जाएगी। डकैती के बाद अगर किसी की डेथ हो गई है, किसी को मार दिया गया है, किसी का मर्डर कर दिया गया है, तो भी मौत की सजा सुनाई जाएगी। और किसी बच्चे को उकसा दिया गया है, अगर उसने सुसाइड कर लिया है तो मृत्युदंड की सजा है। इसके बाद अगर संगठित अपराध किया है, कई सारे लोगों ने मिलकर कोई क्राइम किया है और उस क्राइम के दौरान किसी की डेथ हो जाती है, तो भी उसको सजा सुनाई जाती है, मौत की सजा। इसके अलावा एक और क्राइम है कि अगर किडनैपिंग कर लिया है फिरौती के लिए, तो भी उसको मौत की सजा सुनाई जा सकती है। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे जज हैं जो मौत की सजा सुना सकते हैं, छोटी सजा सुना सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज तो अनलिमिटेड पावर रखते हैं, वो किसी को किसी भी प्रकार की सजा सुना सकते हैं और जुर्माना कितना भी लगा सकते हैं। बात आती है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज फांसी की सजा सुना सकता है और कितना भी जुर्माना लगा सकता है। बाकी आते हैं मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट में जुडिशियल क्लास सेकंड, ये 1 साल की सजा 10,000 तक जुर्माना लगा सकता है। जेम्स फर्स्ट क्लास, ये 3 साल तक सजा सुना सकता है, 50,000 का जुर्माना लगा सकता है। एक आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो 7 साल तक की सजा सुना सकता है और अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा कि कितने केसेज आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को और अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो एक तो जगमोहन सिंह का केस, इस केस में
मृत्युदंड के बारे में कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। बच्चन सिंह वाले केस में कहा गया कि रेयरतम मामलों में, दुर्लभतम मामलों में ही मृत्युदंड की सजा, मतलब कोई ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन है नहीं, तब उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मच्छी सिंह वाले मामले में भी यही बताया गया। इसके बाद जो मिथु वाला केस आया, मिथु केस में क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है तो मृत्युदंड का मतलब मरना है, मृत्यु है। केहर सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और नए पैरामीटर बताए कि अगर मर्सी पिटीशन किसी भी व्यक्ति की मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति को भेजी जाती है तो मौखिक नहीं होगी, वो लिखित होगी। दूसरी बात आती है कि अगर राष्ट्रपति ने उसको माफ कर दिया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। और तीसरी बात आती है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से ही ये काम करेगा। शत्रुघ्न चौहान के केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की मर्सी पिटीशन में देरी हो रही है, डिले हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो फांसी की सजा को कन्वर्ट करके आजीवन कारावास में भी बदल सकता है। पप्पू सिंह केस में बताया कि 7 वर्ष का जो बालक था उसके साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद उसकी डेथ हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि ऐसे मामलों में आजीवन कारावास भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ केसेस थे जो आज की क्लास में हमने कंप्लीट किए। अगली क्लास में हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे, आर्टिकल 143, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेंगे। वैसे देखो, ये राष्ट्रपति की पावर सारी इंपॉर्टेंट है, आज के एग्जाम में सब जगह पूछी जाती है। केसेज आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि अभी तक तो कम चांसेस हैं केसेस के, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन बना केस को लेकर तो आप ये सारे केसेज में हर टॉपिक के साथ 2-2, 4-4 केस आपको बताता रहूँगा। तो ये केसेज आप टॉपिक के साथ ही कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।